नमस्ते एवरीवन, दिस इज विवेक उपाध्याय और आ गए हैं वापस से हम लोग पीएसएम जीएस एकेडमी में। और आजकल जो फेज 2 में एग्जाम चल रहे हैं जेई के, उसके पेपर एनालिसिस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल पेपर एनालिसिस के बारे में। ये पेपर एनालिसिस अपन लोग करने वाले हैं ऑफ डेट 4 अप्रैल 2026। देखो 4/4 है और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। और बिल्कुल डरने की बात नहीं है क्योंकि ये पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान आया है। लोग ऐसा कहते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर टफ आता है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर काफ़ी ज़्यादा आसान आया है। आप क्वेश्चन को देखोगे तब आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। और जिन भी बच्चों का मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था, जो लोग डर रहे हैं कि उनके फिजिक्स में क्या क्या मार्क्स आए हैं, उनके जो क्वेश्चन थे वो करेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, मॉर्निंग शिफ्ट 4 अप्रैल को पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके का आया है। सोप बबल से रिलेटेड ना, देखो यार, सोप बबल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो यानी कि 100% करेक्ट होना चाहिए। और ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। चलो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन इज सेइंग कि रेडियस ऑफ अ सोप बबल, ओके, सोप बबल है जिसका रेडियस इंक्रीज किया है 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक। आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है इस प्रोसेस में, वेयर एस इज सरफेस टेंशन। देखो तो यार, ये तो बाय डेफिनेशन क्वेश्चन आ गया ना। कैसा क्वेश्चन है? डेफिनेशन, तो ये तो फ्रॉम डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या होता है सरफेस टेंशन का? तो हमारे पास 2 डेफिनेशन थे ना, याद करो। सबसे पहला सरफेस टेंशन का डेफिनेशन था फोर्स बाई लेंथ, या फिर सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्या था? चेंज इन सरफेस एनर्जी अपॉन चेंज इन एरिया। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, स्मॉल चेंज में डेल्टा यू बाई डेल्टा ए। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी अपॉन चेंज इन एरिया। कौन से फॉर्मूले को यूज करेंगे? तो ये वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे वर्क डन फाइंड आउट करने को बोला है ना। अगर वर्क डन फाइंड आउट करने को बोला है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इधर उधर फेंक करके हमारे पास वैल्यू आ गया, देयरफॉर चेंज इन सरफेस एनर्जी इक्वल सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। यहाँ पर ये जो चेंज इन सरफेस एनर्जी है, यही तो है आपका वर्क डन एज पर द क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज को हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, विच इज वर्क डन। किसका फाइंड आउट करना है? सोप बबल का। हमारे पास 2 तरीके के बबल थे, एक हमारा लिक्विड ड्रॉप था ना, और दूसरा हमारा सोप बबल था। यहाँ पर सोप बबल है तो इसके पास कितने सरफेस एरियाज होंगे? 2 होंगे। एग्जैक्टली हमारे पास 2 सरफेस एरियाज हैं। अगर लिक्विड ड्रॉप होता तब सिंगल सरफेस एरिया, यहाँ पर 2 सरफेस एरिया होगा बिकॉज ऑफ सोप बबल। इट मींस यहां पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना अनिवार्य है। बाकी आगे वैल्यूज को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 2s। चेंज इन एरिया, देखो तो अगर ये हमारे पास सोप बबल है तो इसके पास कितने एरिया होंगे? 2 एरिया होंगे। एंड सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। क्या 4 पाई चेंज इन एरिया में से कॉमन बाहर आ जाएगा ना? हाँ, ऑब्वियसली। और अंदर क्या बचेगा? आर स्क्वायर। चेंज है तो बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, कितना? 2 सेंटीमीटर ये कन्वर्ट हो गया है ना, यानी 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2/100 इसका स्क्वायर। फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया 1/100 का स्क्वायर। ओके, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3, तो बाहर आ गया 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 पाई एस, 24 पाई एस अपॉन 100 का स्क्वायर वो ऊपर जाकर के 10⁻⁻4 हो गया ना। ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है क्या? नहीं, लेकिन 2.4 है ना, बस रीअरेंज करेंगे काम हो जाएगा। 2.4 पाई एस इंटू 10⁻³ जूल। सो दिस इज द चेंज इन एनर्जी, सरफेस एनर्जी, और यही वर्क डन होगा। इट मींस हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यार? 3rd ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देखो तो बाई डेफिनेशन क्वेश्चन था, तो जिसे डेफिनेशन याद होगी उनके 100% करेक्ट होंगे ये। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रखा है ऑप्टिक्स चैप्टर से, और ये क्वेश्चन हमारा सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। बट ये एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन है ना जो क्वेश्चन अपन लोग यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट में क्लास 10th के बच्चों को करवाते हैं फ्रॉम रिफ्लेक्शन टॉपिक। और ये क्वेश्चन अगर आप बहुत अच्छे बुक को सॉल्व करोगे ना, क्लास 10th के लिए, सपोज डीसी पांडे क्लास 10th के लिए अगर है तो उसमें भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है। हमारे मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन क्लास 10th के मॉड्यूल में अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर चीज़ों को समझे तो ये क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन की कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन इज सेइंग कि हमारे पास एक रॉड है, एक रॉड AB जो कि कॉनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा पड़ा है, ऑफ लेंथ AB, जिसका वैल्यू क्या है? 10 सेंटीमीटर है ना। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ, किसका लेंथ? तो फाइंड आउट द लेंथ
ऑफ द इमेज, इमेज का आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। ओके, इमेज का लेंथ फाइंड आउट करना है। यहां पर क्या है, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कहां बनेगा आपको वो देखना होगा। तो इमेज आपका क्या बनेगा, सबसे पहला लॉजिक क्या होगा, ए पॉइंट, ये पॉइंट कहां बनेगा और ये वाला पॉइंट कहां बनेगा, दोनों पॉइंट जहां बनेगा वो डिस्टेंस को निकाल लेंगे, वही होगा लेंथ ऑफ द इमेज। लेंथ बोल रहा है, पोजीशन नहीं, लेंथ ऑफ द इमेज, यानी कि ये लेंथ फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले ए पॉइंट को देख लेते हैं। ए पॉइंट के बारे में क्या क्या बातें समझ में आ रही हैं। ये 20 सेंटीमीटर पर रखा है फ्रॉम कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ इज व्हाट, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो इसका डबल करते हैं, 20 सेंटीमीटर आएगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इट मींस ये जो ए पॉइंट है ना, वो इस कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। एंड वी नो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉनकेव मिरर कि कोई भी चीज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो इमेज उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि पॉइंट ए जो होगा वो अपीयर होगा एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर बट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो फॉर पॉइंट ए, तो पॉइंट ए के बारे में अगर बातें करी जाए तो पॉइंट ए का इमेज कहां है, V फॉर इमेज डिस्टेंस ऑफ ए, ये 20 सेंटीमीटर पर ही होगा। माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि कनकेव मिरर में पोल से लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, फॉर पॉइंट बी देख लेते हैं क्या क्या चीजों के बारे में हमें समझना है। तो पॉइंट बी हमारे पास कहां पर है, यहां पर है। मिरर से कितने डिस्टेंस पर है, मिरर से हमारा 20 प्लस 10 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, यानी कि मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला हमारे पास 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u है। सॉरी, हमारे पास मिरर फॉर्मूला इज दिस। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इमेज डिस्टेंस, इसको उधर फेंकेंगे तो 1/v इक्वल्स 1/f माइनस 1/u। फाइनली v का वैल्यू क्या आ जाएगा, एलसीएम एलसीएम लेकर के फिर चेंज करेंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा u इंटू एफ अपॉन, एलसीएम ले लिया हमने, u इंटू एफ आ गया u माइनस एफ। ये वैल्यू आ गया आपके पास इमेज डिस्टेंस फॉर पॉइंट बी। बस वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। वैल्यूज को पुट करते हैं, क्या जाना है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी इज व्हाट, यू की वैल्यू माइनस में 30 है ना, आपको बी पॉइंट, ये एंड और ये एंड निकालना था। ये एंड के बारे में बातें कर रहे हैं, तो दिस एंड इज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर ना। ओके, तो यानी कि माइनस 30 सेंटीमीटर पीछे के साइड में है। इनिशियल पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट बी, फोकल लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ये भी माइनस में आएगा बिकॉज ऑफ कनकेव मिरर। ओके, डेनोमिनेटर में 30 है, इट मींस यू है, इट मींस माइनस 30 माइनस माइनस प्लस हो गया, फोकल लेंथ 10। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, डेनोमिनेटर में माइनस है तो आ गया 30 इंटू 10 अपॉन माइनस में 20 सेंटीमीटर, जीरो ने जीरो को उड़ा डाला, 2 ने इसे काटा, यानी कि 5 3 15 माइनस 15 सेंटीमीटर आ गया। ओके, यानी कि अब आपको फाइंड आउट करना है फाइनली कि क्या आएगा आपका। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द इमेज, आपको इमेज का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ द इमेज क्या करोगे, जो भी ए का पोजीशन आया है उसे माइनस कर दोगे, मॉड में कर दोगे, आ जाएगा आपका ये लेंथ। क्योंकि ए पॉइंट नीचे आ चुका है, बी पॉइंट अब क्या हो सकता है, बी पॉइंट यानी कि पलट करके भी हो सकता है, पीछे भी आ सकता है ना, तो आपको सिंपली मॉड निकाल दोगे, काम हो जाएगा। एक आया है -20, माइनस फॉर्मूले से माइनस माइनस प्लस आ गया 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारे पास फाइनली वैल्यू क्या आ जाना है, वी आर गेटिंग द फाइनल वैल्यू एज 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द इमेज। तो आपके पास फाइनल आंसर कौन सा करेक्ट होगा, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देखो बहुत आसान था, हमारा मिरर फॉर्मूला के टॉपिक पर बेस्ड था ना, बहुत आसान क्वेश्चन था हमारे पास। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास न्यूक्लियाई से आ गया। ओके, मॉडर्न फिजिक्स से एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है मॉर्निंग शिफ्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 न्यूक्लियाई सेक्शन से आया है, और ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। तो कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो न्यूक्लियाई सेक्शन से आया है हमारा, न्यूक्लियाई कह रहा है, ओहो हो, न्यूक्लियाई यानी कि ए न्यूक्लियाई है और बी न्यूक्लियाई है, फॉर्म अ न्यूक्लियस सी। अच्छा, यानी 2 न्यूक्लियाई मिल करके तीसरा न्यूक्लियाई बना रहा है विच इज सी। अब बाइंडिंग एनर्जी गिवन है। ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तीनों न्यूक्लियाई का गिवन है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आर 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, देन एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन इतना, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। आपके पास इक्वेशन गिवन है 2a का पावर 3 प्लस b का पावर 4 और फ्यूज हो करके मिल रहा है हमें ये। अब इस इक्वेशन से समझते हैं ना, यहाँ पर जो पावर, ये सारे चीजों का मतलब क्या है। ये जो पावर आपको नजर आ रहा है ना, ये तीनों के तीनों
आपका बताएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज अवेलेबल, यहां पर ये वो बताता है। ओके, अब यहां पर आ जाते हैं 2। पहले वाले के लिए टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने हैं, 1 का 3, तो 2 न्यूक्लियाई है तो 3 इंटू 2 6। इसके पास कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, 6 न्यूक्लियॉन होंगे। ओके, और एक न्यूक्लियॉन का कितना है एनर्जी ए में सिंगल न्यूक्लियॉन का एनर्जी इज व्हाट, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। यस ऑब्वियसली, एक का 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 6 का कितना, तो 6 इंटू 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली बी के लिए आएंगे, कितने न्यूक्लियॉन है, 4। ओके, तो 4 इंटू कितना है 7 ना, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर आ जाते हैं, यहां पर आपके पास 10 न्यूक्लियॉन है, कितना एनर्जी आ जाएगा, 10 इंटू 6। यहां पर दोनों को जोड़ते हैं, 6 3 ज़ा 18, 7 4 ज़ा 28, 18 प्लस 28, 18 प्लस 28 अराउंड 46, 16 46 के करीब आ जाएगा, 46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट अबाउट दिस, ये आ जाएगा आपका दिस वैल्यू इज 60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो सेक्शन नजर आ रहा है इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ये सेक्शन जो नजर आ रहा है इसे बोलते हैं रिएक्टेंट। अच्छा, अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि देन एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन। अब देखो होता क्या है ना कि अगर दो न्यूक्लियाई है, दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर रहे हो या फिजन हो रहा हो, फिजन का मतलब टूटना और फ्यूज करने का मतलब होता है जुड़ना। यहां पर क्या हो रहा है कि दो न्यूक्लियाई मिल करके एज पर द क्वेश्चन यानी कि फ्यूज हो रहा है और फिर ये सिनेरियो गिवन है। एक पुरानी बातों को याद कर लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसका ज्यादा होता है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसका ज्यादा, उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा। अगर किसी भी एक न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई वही होगा। जिसका कम है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसका कम है उसका स्टेबिलिटी कम होगा। यहां पर चलो ठीक है, इन सारी बातों को अभी ध्यान नहीं देते हैं। आप देखो तो प्रोडक्ट में 60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जोड़ करके रिएक्टेंट में 46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बचा कितना, तो रिमेनिंग एनर्जी, और वही एनर्जी प्रोड्यूस होगा, रिमेनिंग एनर्जी, और जो रिलीज होगा वही प्रोड्यूस, मतलब इतना एनर्जी बाहर में मिला हमें, वो कितना आएगा 60 माइनस 46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे माइनस करते हैं आ जाएगा 50 10 60 आ गया 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो यानी कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये देखो इस न्यूक्लियाई का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक तो मोस्टली सेक्शन न्यूक्लियाई से डिलीट हो चुके हैं जेई के सिलेबस में, और उससे भी देखो तो पिद्दी सा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, ओहो ये क्वेश्चन तो आ गया है मेरे फेवरेट चैप्टर से, विच इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से आ रखा है। अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से ये क्वेश्चन आ गया ना, तो इट मींस बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आसान सा है, उतना टफ भी नहीं होगा, उतना क्या टफ है ही नहीं। चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। आपसे पूछा है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, इफ द टाइम टेकन बाय ब्लॉक इन रफ सरफेस इज 50% मोर देन द टाइम टेकन बाय स्मूथ सरफेस, द डिस्टेंस स्लाइड बाय द मास इज सेम इन बोथ द केसेस। ओके, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब स्मूथ सरफेस होगा तो ये सेम डिस्टेंस नीचे स्लाइड किया है, और रफ सरफेस जब है तब भी सेम डिस्टेंस नीचे स्लाइड किया है। आपको फाइंड आउट करना है कि रफ सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा। चलो फाइंड आउट करके देखते हैं। तो यानी कि दो केसेस बनेंगे ना हमारे पास, एक स्मूथ का केस बनेगा और एक आपका रफ का केस बनेगा। तो सबसे पहले स्मूथ का केस देख लेते हैं कि स्मूथ सरफेस का केस क्या बनेगा। तो केस 1 में आपके पास यानी कि स्मूथ सरफेस, व्हेन द सरफेस स्मूथ, तो क्या कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वही इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आते हैं, देखो तो इनिशियली स्टार्टिंग रेस्ट से है ना, दोनों केसेस में रेस्ट से, तो ये खत्म हो गया 0, यानी कि s की वैल्यू क्या आ गई, हाफ a t स्क्वायर। अगर आपके पास पहला है सिनेरियो तो t1 कर लेते हैं, t1 आ गया आपके सामने। अब एक्सेलरेशन a1 कर लेते हैं, एक बार नीचे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिल जाएगा, उस एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाना है। इस एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और चीजों को समझते हैं। फिगर हमारे पास कुछ इस तरीके का है, यहां दिस इज 45 डिग्री। ओके, यहां पर मास हमारे पास अवेलेबल है। अब देखो तो मास नीचे आएगा mg,
ओके सरफेस से यहाँ से गया नॉर्मल रिएक्शन जिसका अभी फिलहाल कोई काम नहीं, पीछे जबरदस्ती एक्सटेंड करेंगे तो पीछे आ जाएगा mg का cos 45 डिग्री, cos 45 यानी कि 1/√2, तो mg/√2 आ जाना है, इस डायरेक्शन में आ जाएगा mg का sin 45 डिग्री विच इज ऑल्सो mg/√2। फोर्स की वैल्यू अगर ये आ गई है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, a इक्वल्स F/m है ना, F/m फोर्स का वैल्यू है mg/√2 और नीचे मास से डिवाइड करेंगे, इसने उड़ा डाला तो a1 का वैल्यू आ गया सिर्फ और सिर्फ g/√2। ध्यान रखिएगा इस प्रोसेस को। अब यानी कि एक्सेलरेशन a1 की जगह पर हमारे पास आ गया है g/√2, वैल्यू को पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा s इक्वल्स हाफ g/√2 t1 का स्क्वायर। चलो इसे मान लिया हमने इक्वेशन 1। आते हैं केस 2 में। केस 2 जब सरफेस हमारा रफ होगा तब चीजों को समझेंगे कि ये हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, कहां तक सॉल्यूशन इसका आएगा। ओके तो केस 2 में सरफेस हमारा रफ है यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं। एंगल इज ऑल्सो सेम 45 डिग्री, यहां पर मास है, सबसे पहले नीचे आएगा mg, इधर आएगा नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये 45 है तो ये भी 45 आएगा, mg/√2 यानी कि mg cos थीटा इधर आया, cos 45 इज 1/√2 यानी कि आ गया mg/√2। इस डायरेक्शन में आ जाएगा हमारे पास mg sin 45 डिग्री, अगेन sin 45 1/√2। बट ये बॉडी अगर नीचे जाएगा, फ्रिक्शन भी है ना, देखो तो फ्रिक्शन भी है, अगर फ्रिक्शन है बॉडी जिधर मूव करना चाहता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है ना, हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में आया फ्रिक्शन। ओके और फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू एन, यानी कि एफ नेट की वैल्यू क्या आ गई, एफ नेट इज ले जाने वाला माइनस रोकने वाला, ले जाने वाला mg/√2 माइनस रोकने वाला म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा mg/√2 है ना, नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा mg/√2। ओके यानी कि यहां पर आ गया mg/√2, कॉमन निकाल लेते हैं, mg कॉमन निकल गया, mg/√2 कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 माइनस म्यू यानी कि एक्सेलरेशन F/m, तो a2 का वैल्यू आ गया g/√2 1 माइनस म्यू, यहां पर a2 का वैल्यू आ गया, बस डिस्टेंस की वैल्यू निकाल देंगे, काम हमारा हो जाना है। चलो डिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेते हैं और काम को खत्म करते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, देयरफॉर s इक्वल डिस्टेंस नीचे स्लाइड करेगा ना, हाँ इक्वल डिस्टेंस नीचे स्लाइड करेगा तो s इक्वल्स टू ut जो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ut प्लस हाफ a2 t2 का स्क्वायर, a2 के जगह पर क्या है g/√2 1 माइनस म्यू t2 का स्क्वायर। ओके यानी कि आपके पास s की वैल्यू आ गई है हाफ g/√2 1 माइनस म्यू t2 का स्क्वायर है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके दोनों को डिवाइड करते हैं 1/2, वैल्यू हमारे सामने क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू हाफ g/√2 और एक और है s इक्वल्स टू हाफ g/√2, वहां t1 का स्क्वायर था, यहां पर 1 माइनस म्यू t2 का स्क्वायर होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, वैल्यूज को कट करेंगे, एस ने एस को उड़ा डाला, रे ओके इन्होंने इसे उड़ा डाला तो फाइनली इसे इधर फेंकेंगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस म्यू t2 का स्क्वायर, राइट हैंड साइड क्या बचा है आपके सामने, सिर्फ और सिर्फ t1 का स्क्वायर बचा है। ओके आपको म्यू का वैल्यू चाहिए था तो म्यू को एक तरफ रखेंगे, बाकियों को उधर साइड फेंकेंगे, म्यू को उधर फेंकेंगे, t2 का स्क्वायर इधर डिनोमिनेटर में गया, इधर उधर फेंक करके फाइनली आपके सामने क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल्स 1 माइनस t1 अपॉन t2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आपके सामने विजिबल है, हाँ आपके सामने ये वैल्यू आ जाना है t2 का स्क्वायर। अब सिर्फ और सिर्फ t1 और t2 में रिलेशन निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। और t1 और t2 के रिलेशन के लिए क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करते हैं। क्वेश्चन को रीड करके हमें समझ में आएगा ना कि कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है टाइम के बारे में। टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन कैसा गिवन है, देखो तो यहाँ पर वैल्यू आपके सामने है 50% मोर देन। अब यहाँ पर बहुत बच्चे ना कंफ्यूज कर जाएंगे, मोर देन कहने का मतलब क्या होता है, समझिएगा अच्छे तरीके से। मोर देन कहने का मतलब ना कि रफ सरफेस पर ये कह रहा है कि रफ सरफेस पर 50% ज्यादा टाइम लगता है स्मूथ सरफेस पर जाने से, यानी कि रफ सरफेस का जो टाइम है वो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 50% ऑफ t1, ऐसा नहीं लिखा हुआ। स्टेटमेंट समझिए, मोर देन लिखा है यार। अगर मोर देन लिखा है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 50% ऑफ t1 नहीं, जो t1 था उसमें 50% ये लिखा है। इट मींस वैल्यू क्या आ जाएगा, t1 प्लस t1/2। फाइनली आ गया आपके सामने t2 इक्वल्स 3
T1/2। ओके, T2 का वैल्यू देखो तो यहां से आ गया है 3T1/2। उठा करके वैल्यू को आखिरी इक्वेशन में रखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाना है विच इज ओके। यहां पर म्यू का वैल्यू आ रखा है, म्यू के वैल्यू में पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास म्यू इक्वल्स 1 माइनस T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का वैल्यू क्या आया था 3T1/2। 3 का स्क्वायर 9, 9T1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर चला गया 9, इधर एलसीएम आएगा, T1 का स्क्वायर ने T1 के स्क्वायर को उड़ा डाला रे, 9 माइनस 4 इट मीन्स 5/9। तो म्यू का वैल्यू क्या आना चाहिए 5/9 आना चाहिए। देखो तो प्रोसेस कितना इजी था, बस दोनों को कंपेयर करना था, रेशियो करना था, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल था, दोनों को वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा 5/9 वाला ऑप्शन, 5/9 सेकेंड ऑप्शन नजर आ रहा है ना आपको? हाँ एग्जैक्टली, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो ये अगेन आपका लॉजिक गेट से क्वेश्चन आ रखा है और कतई आसान क्वेश्चन है ना। और देखो तो ये क्वेश्चन जो है ना देख करके ही समझ आ रहा है बहुत ही ज्यादा आसान है। ऐसे क्वेश्चंस तो पहली क्लास में ही हमारे बच्चे सॉल्व कर लिया करते हैं, चाहे वो नीट के बच्चे हों। हाँ एग्जैक्टली, नीट के बच्चों को भी ये सवाल सॉल्व करवाते हैं और वो लोग पहले क्लास में सॉल्व कर लेते हैं यार। आप लोगों का तो जेई है फिर भी। तो यहाँ पर ये चीजें क्या आ जाएंगी, आपके सामने क्वेश्चन है लॉजिक गेट से। अब लॉजिक गेट में ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है, दिस इज द सिंबल फॉर नॉट गेट एंड दिस इज द सिंबल फॉर नैंड गेट, है ना। बाहर में गोला लगा हुआ है, इस गोले में दिस इज एंड में गोला लग गया, बन गया नैंड। तो नैंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गेट्स विच इज एंड गेट एंड नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है हमारे पास नैंड गेट। इट मींस पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का फिर रिवर्स हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा। नॉट से क्या इनपुट आया, यहां से इनपुट आया ए, क्या यहां पर ए बार जाएगा अंदर में? हाँ, बी कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, यहां पर पहुंचा। अगर यहां पर पहुंचा तो सबसे पहले क्या होना है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है किसका, ए बार का और बी का, दोनों मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद कहां से पास करेगा, नॉट वाले सेक्शन से पास करेगा ना। हाँ, अगर नॉट वाले सेक्शन से पास करेगा तो ये इसके बाद इसमें क्या लग जाएगा, ए बार इंटू बी का होल बार। अब यहां पर आएगा बुलियन अलजेब्रा। यस एग्जैक्टली, बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा बस थोड़े से बेसिक प्रॉपर्टीज को यूज कर लेना है। बुलियन अलजेब्रा क्या कहता है कि ए बार इंटू बी का होल बार है, तो आप इसे ऐसा लिखो, ए बार का होल बार मल्टीप्लाई की जगह प्लस और बी के ऊपर बार। इंडिविजुअल यहां एक साथ था बार, अगर होल बार से आपको इंडिविजुअल बार में कन्वर्ट करना है तो आपको बीच में एडिशन डालना पड़ेगा। ओके, बार और बार कट जाता है, बार ने बार को काट दिया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी का बार। जो होगा वो आंसर है ए प्लस बी का बार। इट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, देख रहे हो कितनी आसानी से क्वेश्चंस हमारे पास सॉल्व होते चले जा रहे हैं। ओके ना। ओके, ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप जाइए, वहां पर आपको प्रॉपरली नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे। ओके, थैंक यू।